जीके ट्रिक वीडियो का हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम जीके की चीज़ों को, जीके के क्वेश्चंस को, जीके की नॉलेज, जनरल नॉलेज को हम ट्रिक के थ्रू याद करें। कैसे याद करें, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, हमारे पास पहला वीडियो जो लेके आ रहे हैं, इस वीडियो में हम कुछ मैप बना रखे हैं यहाँ पर, इसके थ्रू हम याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे टॉपिक पे बात करते हैं कि राज्यसभा के वह सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं, वही प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं, कि जिनको हम लोकसभा चुनाव में चुनते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे 4 लोग थे भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 4 लोग थे जो लोकसभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री बने और वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इनको हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, तो इसके लिए ट्रिक जो है हमारे पास है, इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्र मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। देव HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। कु IK गुजराल, IK गुजराल। और मस से डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य और भारत के उच्च सदन के में जाकर के ये प्रधानमंत्री बने। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के उपरांत इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। लेकिन वह पहली ऐसी महिला थी या पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी और इन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बनी। पहली ऐसी महिला भी थी जो राज्यसभा के सदस्य थी और भारत के प्रधानमंत्री बनी थी। इंद्र देव गुम हो गए। इंद्र मतलब इंदिरा गांधी। दूसरे थे हमारे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो थे, वो HD देवगौड़ा को बनाया गया, उसमें कुछ जब कांग्रेस को हरा दिया गया और उसके बाद HD देवगौड़ा पर सभी दलों की सहमति बनी कि HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन HD देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। तब HD देवगौड़ा पहले राज्यसभा के सदस्य बने और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद, पहले ये किसके बने? राज्यसभा के सदस्य बने और राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हाँ, HD देवगौड़ा दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा का सदस्य होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का था। सिर्फ 1 वर्ष, 1 ईयर का इनका कार्यकाल था। और इन्होंने अपनी कुर्सी IK गुजराल को 1 वर्ष पश्चात सौंप दी। IK गुजराल ने पहले से ही राज्यसभा के सदस्य थे और तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए जो 1 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। किसके बाद? HD देवगौड़ा के बाद बने। लेकिन सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले और राज्यसभा के सदस्य रहने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे अधिक समय तक राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। 2004 में जब कांग्रेस बीजेपी को हरा करके, NDA को हरा करके सत्ता हासिल की, UPA आई सत्ता में, तब सोनिया गांधी के नाम पर, प्रधानमंत्री पद पर नाम के मोहर ना लगने के कारण सभी लोगों ने यह सहमति बनाई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तब उस समय मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और इन्होंने 2004 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। 2009 में फिर कांग्रेस चुनाव में उतरी और मनमोहन सिंह के नाम पर ही चुनाव लड़ा। मनमोहन सिंह के नाम पर ही दोबारा चुनाव लड़ी गई और उस समय भी मनमोहन सिंह
लोकसभा का चुनाव नया लड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। मतलब कि 2009 में भी मनमोहन सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और 2009 में चुनाव जीतने, यूपीए जीत के आई तो मनमोहन सिंह दोबारा से प्रधानमंत्री बने। अब हम बात करते हैं कि डॉलर करेंसी वाले मुख्य देश कौन कौन से हैं। डॉलर कौन कौन से देशों में करेंसी है, इसके मुख्य देश क्या है और इसको ट्रिक से कैसे याद करें। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, सीता जी वन से कहाँ आए। सीता जी वन से कहाँ आए। सीता, सी मतलब सिंगापुर, ताइवान, जी जिम्बाब्वे, बरमुडा, न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मतलब कि यह देश जो है मुख्य देश जहां पर डॉलर करेंसी चलती है। कैसे? सीता जी वन से कहां आए। सीता जी वन से कहां आए, इसको हम याद कर सकते हैं। सीता सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये देश जो है जहां पर डॉलर करेंसी चलती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुंभ मेला, जो है कुंभ का स्थान, कुंभ मेला जो लगता है उनके कौन कौन से स्थान है, और भारत में, वो भारत में ही लगता है कुंभ मेला, तो इसके कौन कौन से स्थान है। देखिए इसको ट्रिक से कैसे, पहुना, प्रयागराज, हाँ जो अभी प्रयागराज बन गया है, प्रयाग बन गया है, ठीक है, पहले इलाहाबाद था अब प्रयाग बन गया है, प्रयागराज बन गया है। प्रयाग मतलब कि प्रयाग, प से प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। हु मतलब हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार जो है वहां पर गंगा किनारे कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन क्षिप्तताट तट, और नासिक के गोदावरी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं चीन के साथ जो सीमा हम साझा करते हैं। भारत जो है, भारत के जो राज्य हैं वो चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं और उसको हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। भारत के राज्य जो चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं वह उसको याद कैसे करेंगे, उसका ट्रिक क्या है। तो जम्मू का सिपाही कौन, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी बदल गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटी बन चुके हैं। हाँ, बाद में जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में बना दिया जाएगा, लेकिन लद्दाख यूटी रहेगा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहेगा, लेकिन अभी वह जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है। जम्मू का सिपाही मतलब जम्मू एंड कश्मीर, सिपाही सिक्किम अपनी सीमाओं को चीन के साथ साझा करता है। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। हिमा का मतलब है हिमाचल प्रदेश, और उत्तरा मतलब उत्तराखंड। मतलब 4 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। भारत के 4 ऐसे राज्य जो चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है कि दिल्ली सल्तनत का जो क्रमिक वंश था वो कैसे हम याद करेंगे। दिल्ली सल्तनत के क्रमिक वंश को कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसके लिए ट्रिक जो है हमारे पास, गुलाब खिल तो सांस लो, गुलाब खिला तो सांस लो। गुलाब मतलब गुलाम वंश, 5 वंशज है, जिसको हम कैसे याद करेंगे, गुलाब खिला तो सांस लो। गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला मतलब खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सास सैयद वंश और लोदी वंश। 5 ऐसे वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत के क्रमिक वंशज थे। इनको इसी सीक्वेंस में हम याद करेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
इसके बाद बाबर के द्वारा जो युद्ध, प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वो कौन कौन से युद्ध थे, इसको हम, बाबर ने जो युद्ध लड़े थे उसके प्रमुख कौन कौन से युद्ध थे, हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। बाबर ने पान खा के चंदा का घाघरा उठाया। बाबर ने पान खाकर चंदा का घाघरा उठाया। अब देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं। बाबर ने ही लड़ाई की थी, तो हम बाबर का मतलब हो गया कि बाबर के द्वारा जो युद्ध हुए थे, बाबर ने लड़े थे। तो बाबर ने, पान मतलब पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। तो पान मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। खा मतलब कि खानवा युद्ध जो हुआ था 1527 में राणा के साथ हुआ था। 1527 में राणा के साथ जो युद्ध हुआ था वो खानवा में हुआ था। चंदा मतलब चंदेरी जो 1528 में लड़ी गई थी मेधाजी राय के साथ लड़ी गई थी। और घाघरा मतलब घाघरा का 1529 में जो युद्ध लड़ा था अफगानों के साथ बाबर ने युद्ध लड़ा था। तो ये 4 युद्ध हैं जो बाबर के प्रमुख युद्ध हैं और क्रमिक रूप से एक साथ चलते गए। 26 में, 27 में, 28 में, 29 में ये युद्ध लड़ते रहा बाबर। पहला युद्ध इसने पानीपत में लड़ा था 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ। दूसरा युद्ध खनवा में हुआ था जो 1527 में हुआ था, राणा के साथ हुआ था। तीसरा चंदौरी में हुआ था 1528 में मेधाजी राय के साथ। और घाघरा 1529 में अफगानों के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। अब हमारे पास आता है कि मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, भारत है, गणराज्य है, स्वतंत्र है हम, तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी हैं। तो मौलिक अधिकारों को हम कैसे याद करते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है हमारे उसको हम याद कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के आधार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के आधार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किया जाता है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त जो हम सम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जो यहाँ सम वर्ड है, सम मतलब कि समानता का अधिकार। भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें है कि समानता का अधिकार होगा। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में हमें मिलता है। समस्त बात कर रहे थे तो समस्त को 2 भागों में तोड़ दीजिए। सम मतलब कि समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार भी है, वो है 19 से 22 तक हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार। शोध को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें 23 से 24 अनुच्छेद में मिलता है। शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार मिलता है वो 23 से 24 के मध्य हमें मिलता है। इसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता, जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इस पारसी जो भी धर्म है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता हमें जो मिलती है वो 25 से 28 के मध्य मिलती है। 25 से 28 अनुच्छेद के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। संस्कृति की शिक्षा वो 29 से 30 के मध्य दी जाती है। 29 और 30वें अनुच्छेद में संस्कृति की शिक्षा हम दे सकते हैं। उसके बाद उपचार का जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। उपचार मतलब कि संवैधानिक उपचारों की जो हमें मौलिक अधिकार है वो 32 में हमें मिलती है। ठीक है, तो हम मौलिक अधिकारों को भी कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त को 2 भागों में तोड़ दीजिए। सम मतलब समानता का अधिकार, सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति मतलब संस्कृति की शिक्षा और उपचार मतलब संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूएनओ जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनको हम कैसे याद करेंगे कि उसमें कौन कौन से सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं और उन देशों के नाम को हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए उसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, रूस का फेस।
रूस का फेस। रूस, 5 देश हैं स्थायी सदस्य। देखिए रूस मतलब कि रशिया हो गया हमारा, रूस पहला वर्ड ही हमारा है रूस, रूस मतलब रसिया। फेस, एफ ए सी, फेस, एफ मतलब फ्रांस, ए मतलब अमेरिका, सी मतलब चाइना और ई मतलब इंग्लैंड। तो हमारे पास जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक क्या है, रूस का फेस। रूस पहला है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये हमारे पास यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा नेपाल के साथ जो हम सीमा साझा करते हैं, भारत के जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके ट्रिक हम बात कर लेते हैं। उत्तर शिखंड विभंग, उत्तर शिखंड विभंग, उत्तर से शिखंड विभंग से हम याद करेंगे, उत्तर मतलब यूपी उत्तर प्रदेश, सी मतलब सिक्किम, खंड मतलब उत्तराखंड, बी मतलब बिहार और बंग मतलब वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। ये हमारे पास 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसी तरह से 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, और नेपाल के साथ भी 5 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। कैसे याद करेंगे, उत्तर शिखंड विभंग, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, सी मतलब कि सिक्किम, खंड मतलब उत्तराखंड, बी मतलब बिहार और बंग मतलब वेस्ट बंगाल। ये जो राज्य हैं भारत के, ये नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। अब हमारे पास आता है क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल किसका सबसे है? जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे चीन है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसको हम कैसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे? तो ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। रुक, रुक मतलब कि रूस, रू मतलब रूस, का मतलब कनाडा। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, का मतलब कनाडा, चीन का मतलब चीन ही आ गया, रुक चीन, रूस, कनाडा, चीन। अब मतलब अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अमेरिका, ब्राजील, आ मतलब ऑस्ट्रेलिया और अगला में है भारत। तो जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। उसको हम कैसे याद करेंगे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इससे हम क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कि विश्व में महिला साक्षरता कितनी है। विश्व में महिलाओं की साक्षरता जो है उसमें कौन से देश में कितनी प्रतिशत हैं, तो इसके लिए भी हम देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं। रूस में 100% भैया, रूस एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं 100% शिक्षित है। उसके बाद 99 पर इटली की महिलाएं हैं, स्पेन में 98 हैं, उसके बाद चीन में 93 है, मैक्सिको में 94 है, इंडोनेशिया में 94% है, ब्राज़ील 92 है, बांग्लादेश में 70% तक है, भारत 65, मतलब बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं। भारत में 65% है और पाकिस्तान में 44% विश्व महिला साक्षरताएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि देशों का क्रम क्या है, उसको ट्रिक है चाबी। क्या है, चाबी से याद कर सकते हैं। चाबी, लोहे के उत्पादन में सबसे बड़ा क्रम से देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो चाबी मतलब CH मतलब चाइना, A मतलब ऑस्ट्रेलिया, B मतलब ब्राज़ील और I मतलब इंडिया। मतलब कि इंडिया जो है चौथे नंबर पर है जो लोहे का उत्पादन करता है। तो चाइना, CH मतलब चाइना, A मतलब ऑस्ट्रेलिया, B मतलब ब्राज़ील और I मतलब इंडिया। ये लोहे के उत्पादन के देश हैं। इसके बाद 2 बार नोबेल प्राइज़ भी जीते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार नोबेल प्राइज़ जीते हैं, तो उनको हम कैसे याद करें भैया, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोग, तो उसको हम याद कर सकते हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो इसको कैसे याद करते हैं, मैडम क्यूरी, ठीक है, और जॉन मतलब जॉन बार्डिंग,
ठीक है। फ्रेम मतलब कि फ्रेडरिक सेंगर, और ली मतलब लिनस पोलिंग। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। कौन? मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिंग, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पोलिंग। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है।